आज मेरे भाई की शादी हुई है। मेरी भाभी की सुहागरात थी। भाभी बहुत ही सुंदर है। भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थी। कुछ मेरी सहेलियां थी और कुछ पड़ोस और रिश्तेदार की लड़कियां थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड को सजाया था। पूरे बेड पर फूलों और पत्तियां बिखरी पड़ी थी। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती हैं। वह अपने आँखों ही आँखों में मुझे इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भी मुझे क्या कहना चाहती थी। भाभियाँ तो अपने ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे कुछ अपना राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई। मैं मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं। मेरी भाभी ने मेरी बात सुनते ही मुझे पकड़कर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू की धारा बह निकली। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं, आखिर क्या बात है। भाभी रोती हुई बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं, आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, किसी भी तरीके से डरने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है, भाई आ जाएगा तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं उठकर जाने लगी लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत से बोली, आपको क्यों अपमानित किया जाएगा, वह आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वह बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैं नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़रें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़र टकराई थी तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी पापा को पहले से जानती हैं और वह शिकवा कर रहे हैं। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी, उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों की यह सब ड्रामा है। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम कुमारी हो और कुमारी लड़कियों के साथ यह बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं भाभी को समझा रही थी, भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वह तो बस यह कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर ले गए। कहने लगे, तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर पापा अपने जेब में हाथ डालकर 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, यह पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं। पापा ने 10,000 रुपये और निकाले, बोले, यह लो, पूरे 20,000 रुपये अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुश हो गई और झट से पैसों को हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी।
मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वह शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या को खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैं हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन यह देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है, तुम उतनी गुस्से में क्यों हो? मम्मी ने इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला यह क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एक रंग आया और एक रंग चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं बेटा, ससुर हैं, अगर वह अपने बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ, तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया कि जैसे मम्मी परेशान तो है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, ऐसा करो, अब तुम जाओ, अपने कमरे में सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी की बातों में से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल दिमाग में बैठी थी वह निकल ना सके। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? इन्हीं विचारों में मैं उलझी हुई अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तू भी आ गई पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने कहा, लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैं तो आपको परेशान देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी, तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई सिगरेट जलानी होगी, इसलिए माचिस मंगा रहे हैं। मैं किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन यह क्या? भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते हुए मैं बोली, भाई आप क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप उसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं कांपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 6 बजे
जाकर मेरी आँख लगी और 7 बजे मेरी आँख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएं होती हैं, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं भी किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और पापा भाभी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर पापा बोले, वह तो मेरे बेटे की बीवी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसकी होगी। तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बना कर दे या ना दे। उसी टाइम मम्मी भी आ गई, वह कुछ परेशान लग रही थी। पापा नाश्ता बनाते हुए और डालते हुए कहा, हॉल में जाकर इंतज़ार करो। मैं यह सब देखकर मेरे सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए एक गिलास पानी पिया। मैंने भाभी को कमरे से निकलते हुए दिखाई दिए। भाभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी थी। मैं भाभी के पास गई और कहा, भाभी आपने सफ़ेद कपड़े क्यों पहने हैं। पापा ने कहा, तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना, कोई ज़रूरत नहीं है इससे बात करने के लिए। तुम्हें मेरी बातों का असर नहीं होता। शरीफ घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो बात कहे उसे सुनना चाहिए। भाभी ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनजान कर दिया। मैं उठी नहीं, मैं बैठी रही और नाश्ता कर रही थी। भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उनसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ होने लगी। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए, पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि तुम ज़बरदस्ती बड़ों के बीच में टांग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने कमरे में जाओ। पापा भैया और भाभी को बाहर गए 15 मिनट हो चुके थे लेकिन वह अभी तक अंदर नहीं आए थे। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी, पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर तक और गुजरा था कि तभी मुझे भाभी की जोरदार चीखें सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर जाने की तरफ आगे बढ़ी, तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, तुम्हें इस मामले में दूर रहना है। मैं बोली, मम्मी पता नहीं भाभी को क्या हो गया, वह क्यों चीख रही हैं, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरे बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया था। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी चीख चीख कर और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। वह बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे के बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले,
इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से से बोली, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं? पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है। यह कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर में सब लोग इधर उधर हो गए थे तो मैं चुपके से दबे पांव भाभी के कमरे में आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही थी। सुबह हमारे घर पर कौन आया था, लेकिन जब मैं भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वह अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी को आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी की सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाती थी कि हमारे घर के बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए गई तो देखा कि हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? मैं उसे अंदर लाकर सोफे पर बिठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर से क्या बात थी? तुम्हारे बहू के चीखने की बहुत आवाज़ आ रही थी। भला यह कोई बात हुई? शादी के 2 दिन भी हुए नहीं और तुमने यह तमाशा शुरू कर दिए। और उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, यह मेरे पति का मामला है, वह खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वह औरत बोली, अरे बीबी जी यह क्या बात है? तुम्हारे पति का मामला है, कैसे हो गया? यह तो तुम्हारे बेटे का मामला है, तुम्हें ही इस मामले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। वह औरत भी मुंह बनाती हुई वापस अपने घर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे आई। कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी क्या बात है? आखिर इस घर में क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम अभी छोटी हो, इस मामले में इस बात में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई और फिर मुझसे बोली, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। मैंने कहा कि भाभी आप पेपर और पेन का क्या करेंगे? मुझे पूछने पर वह भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी। मैं चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज़ और पेन को भाभी अपने कमरे में लेकर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जैसे तभी अचानक मेरे घर में तूफान आ गया। भाई के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा कि भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई रोते हुए कह रहे थे, पापा मेरी बीबी को बचा लो, वह मर जाएगी, प्लीज़ पापा उसे बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई। वह आंधी मुँह पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था।
भाई रोते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा मेरी बीवी को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। पापा ने कहा, नहीं, इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, इसने खुदकुशी की है, अब इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं जोर जोर से चीखें मारकर रो रही थी। मम्मी की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर पड़े थे। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी वह मासूम सा डरा डरा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहती थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। आज सचमुच भाभी मर गई थी। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर भी गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, बेटा इसके घर वालों को फ़ोन कर दो। भाई ने भाभी के घर वालों को फ़ोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए। गुस्से से चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, अब तुम हो उसके कातिल। भाभी के भाई ने कहा, हमारी इतनी सुंदर बहन है और कहाँ तुम बदसूरत से आदमी, तुम हमारी बहन से क्यों की शादी जब तुम्हें उसे मारना था। लोग सच कहते थे, कहाँ इतनी सुंदर लड़की, कहाँ यह लंगूर, और शायद इसीलिए तुमने हमारी बहन को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको मारने के लिए सामने क्यों लाए थे। हम अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाएंगे, पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बहन के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर और उन पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर देखो। हम सब के बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद किया और अंदर ही जाकर बैठ गए। यह बात मेरी समझ के बाहर थी। आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले अभी बॉडी लेकर गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में बंद बैठे रहे, ना बाहर आ रहे थे, ना अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छोड़ दिया। पापा किसी भी सदस्य को कमरे के अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। कमरे में घूम घूम कर वह सारी चीज़ पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझे नहीं रहा गया तो मैं गुस्से से फटे मुंह बोल पड़ी, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो। घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामलों में ना बोल सकूं। मेरी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है इस घर में क्या हो रहा है यह सब कुछ जानने का, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं। पापा कुछ देर बाद तक मेरी तरफ देखते रहे। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही है। यह लड़की जो मरी है किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब वह इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका धर्म करना है। अब यह कहते कहते पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मैं फौरन पहचान गई, यह तो वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते ही मेरे पैरों से नीचे ज़मीन निकलती जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आँखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर मैं हैरत में मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी।
भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी? वह क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई थी। मैंने वह पापा के हाथों में पकड़ा दिया। मैं बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, बिटिया, तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण था। पापा के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार था, पुलिस उसे खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। हम सब यह बातें कर ही रहे थे, तभी भाई आ गए और अचानक से पापा के पैरों में बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। उसने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और न ही मुझे कभी पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझे रिश्ता बनाने की कोशिश की, तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मुझे उससे दूर रहना होगा। मुझे मेरी बीवी के बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसीलिए उस रात मैं बाहर परेशान घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए मेरी बीवी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा के तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो एक फ्रेंड से था। वह मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों ने आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही शादी करने वाली थी। तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर अब तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, वह वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वह सब तस्वीर फेंक कर गया था, तो मुझे विश्वास हो गया था कि वह झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मैं अपने पापा पर शक किया और इसीलिए गुस्से में मैं अपनी बीवी पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और मेरे बीवी का लिखा हुआ खत भी पुलिस को दे दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसने सुसाइड किया है और सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए थे? पापा बोले कि मैं उस दिन बहू को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि उसकी सारी तस्वीर उसे वापस कर दो। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रह सको। मैं खुद ही बहू से बात करके मामले तक पहुंच जाता था। मैंने बहू से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो, मुझे अपने दिल की सारी बात शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं उसे भरोसे में लेना चाहता था, इसीलिए मैं बहू को खुश करने की
कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था कि बहू को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। वह हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी। वह जल्दी ही हमारी सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दुख, नहीं कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा ना करे उस औरत की मर्द की भी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, और फिर चाहे कितने भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। ऐसी औरत के साथ ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस उस कातिल को पकड़ चुकी थी और हम सब लोग इस सदमे से बाहर आ चुके थे और हमारे घर में पहले की तरह खुशियाँ वापस आ गई। हम सभी सुकून से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश में लग गए थे। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपके दिल तक यह कहानी ज़रूर पहुँची होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र दोस्त भी इस कहानी को सुन सके। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।